Right, Ji. So we start from where we left yesterday. Yesterday जो एक मेन बात हमने कंक्लूड की थी वो क्या थी, वो ये थी कि जो अगर हम शेफ्ट की और टॉर्शन की बात कर रहे थे, तो शेफ्ट का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो जो shear स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, दैट shear स्ट्रेस वुड बी लीनियरली वेरिंग फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड अलोंग एनी रेडियल लाइन। और क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर पे जो है जीरो होगी और मैक्सिमम जो है वो आउटर सरफेस पे होगी, और इस तरह का प्रोफाइल जो है रफली उसका बन रहा होगा। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन लेट्स सी के जब हमें ये पता चल रहा है कि मिडिल पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट नील कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन रेजिस्टिंग दी torsion or in resisting the shear stress. So how can we take advantage of this and can we remove the middle portion? जब वो मटेरियल कुछ रेजिस्ट ही नहीं कर रहा तो क्या उस मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है? तो ये चीज जो है इस एग्जांपल में, ये एग्जांपल है आपकी स्लाइड्स पे भी सॉल्व हुई हुई है। वी आर गोइंग टू लुक एट दिस इन दिस एग्जांपल। अच्छा जी, सो बेसिकली एग्जांपल में हमें क्या गिवन है कि वी आर गिवन ए सॉलिड शाफ्ट और रेडियस उसका जो है वो सी है, उस पे एक एक्सटर्नल टॉर्क टी अप्लाई हुआ है। वी नीड टू डिटरमिन द फ्रैक्शन ऑफ टी that is restricted by the material contained within the outer region of the shaft, which has an inner radius of c by 2 and outer radius of c. So actually shaft का जो क्रॉस सेक्शन है उसको दो रेडियाई में डिवाइड कर लिया है। एक इनर है जो कि उसके टोटल रेडियस का हाफ है c by 2, और जो आउटर है दिस इज गिवन बाय c। एंड नाउ वी आर बीइंग आस्क्ड कि ये जो लेट्स शेडेड एरिया है, ये इस एरिया में जो मटेरियल है ये कितना परसेंटेज ऑफ टोटल टॉर्क को रेजिस्ट कर रहा है, और जो मटेरियल जो है वो ये इंटरनल पार्ट में है, ये मटेरियल कितने परसेंट ऑफ टॉर्क को रेजिस्ट करता है। इफ वी कैन फिगर दिस आउट वी कैन डिसाइड अपॉन कि क्या हम ये जो मिडिल में मटेरियल है इसको रिमूव कर सकते हैं और डिजाइन ऑफ शाफ्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, हाउ वी कैन improve the design of shaft by using this information. So right, like we wrote yesterday कि जो shear stress है tau that is given by rho by c tau max। ठीक है जी, maximum shear और rho is distance of any point and c is the outermost distance। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो राइट बॉटम राइट पे जो पिक्चर है दिस इज द क्रॉस सेक्शन। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ स्मॉल रिंग along the radial line, और इस रिंग की जो थिकनेस है वी आर सेइंग दिस इज डी रो, और इस पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है दैट इज टॉ। तो इसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विद डी टी प्राइम। टॉ सॉरी इस पे स्ट्रेस है, जो इस पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विद डी टी प्राइम, और ये स्मॉल एलिमेंट है, बाकी ऑल डेफिनेशंस रिमेन सेम एज बिफोर। सो डी टी प्राइम को हम कैसे लिख सकते हैं जी, फोर्स इनटू एरिया, सो रो और टॉ डी ए। सो दिस इज फोर्स और रो जो है उसका डिस्टेंस बन रहा है फ्रॉम द सेंटर। सो इसमें अगर हम पुट करना शुरू करते हैं वैल्यूज, तो वी गेट रो इंटू रो बाय सी tau max in place of tau, and जो dA है dA would be circumference 2 pi rho into thickness d rho, right? So ये उसका रिंग का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब जो सिर्फ लाइटर शेडेड रीजन गिवन है, लाइटर शेडेड रीजन मींस कि जो आउटर वाला रीजन है दिस वन, अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इस रीजन की बात करें,
So we can write this torque as tau prime, और हम क्या कर सकते हैं, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे हम पहले करते रहे। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई tau max डिवाइडेड बाय c, ये हमने बाहर निकाल लिया। कोई इंटीग्रेट कहाँ से, जो इसकी इंटरनल लिमिट है c/2, इससे लेके जो इसकी आउटर लिमिट है c, सो c/2 टू c हमारी लिमिट्स आ गई। तो रो क्यूब, 1 रो 2 रो एंड 3 into d rho. So solving this, we get 2 pi tau max by c into 1 by 4 rho raised to power 4, and our limits are from c/2 to c. इसको अगर हम solve करें, so we get t prime is equal to 15 by 32 pi tau max c cube. So this is the expression that we get कि जो outer area है रिंग का from C2 to C, वो इस टॉर्क के इस प्रोपोर्शन को या इस हिस्से को सपोर्ट कर रहा होगा। Now to get an idea कि how much is this in terms of the total torque T, what we can do is we can convert these terms in the form of T, ताकि हमें पता चले कि ये जो T प्राइम हमने निकाला है जो कि बेसिकली आउटर पोर्शन जिसको रेजिस्ट कर रहा है, ये कितनी परसेंटेज है टोटल टॉर्क का। सो वी कैन अगेन राइट tau max is equal to TC by J, tau max का फॉर्मूला जो हमने कल लिखा था, एंड TC by pi by 2 C raised to power 4, और tau max को हम लिख सकते हैं 2T by pi C क्यूब, राइट जी। और इसमें अगर हम जो हमने ऊपर वाली हमारी इक्वेशन है उसको उसमें पुट कर देंगे tau max की वैल्यू, तो हमें t की फॉर्म में t प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, विच वुड बी t प्राइम वुड बी 15 by 16 t. So here is our answer. So basically this is telling us, अगर इसको हम डिवाइड करें 15 by 16 t से, तो जो inner portion which is from 0 और सेंटर से c/2 तक जो पोर्शन है शाफ्ट का, वो बेसिकली 1/16 ऑफ टोटल टॉर्क को जस्ट रेजिस्ट कर रहा है, जबकि जो आउटर पोर्शन है शाफ्ट का, दैट इज एक्चुअली जो कि c/2 से लेके c तक है, दैट इज एक्चुअली रेजिस्टिंग 15/16 t, और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वी गेट अराउंड 94% एंड दिस इज 6%। सो ये बता रहा है कि जो इतना सारा मटेरियल हमने इंटरनली शाफ्ट में रखा हुआ है, दैट इज नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू मच टुवर्ड्स डिलीवरी ऑफ द टॉर्क। सो आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, बेटर कंडीशन क्या हो सकती है कि रादर देन यूजिंग अ सॉलिड शाफ्ट, जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ हॉलो शाफ्ट। और हॉलो शाफ्ट यूज करने से क्या होगा कि ओनली 6% इन टर्म्स ऑफ टॉर्क जो है वो हमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो वेट की पेनल्टी हमें या जो वेट कम होगा दैट वुड बी मच मोर। सो दैट्स वाई जो आइडियल डिजाइन है ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क के लिए शाफ्ट्स का, वो ट्यूबुलर शाफ्ट्स हैं। वी जनरली प्रेफर ट्यूबुलर शाफ्ट्स। जी तो यहाँ पे हमने एज ए सॉलिड शाफ्ट लिया और हमने जे की वैल्यू 5/2 c की पावर 4 लिया है, तो अगर हम ट्यूबुलर शाफ्ट लेंगे तो जे की वैल्यू भी तो चेंज होगी। नहीं, जे की वैल्यू तो डेफिनेटली चेंज होगी, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि शाफ्ट के में कौन सा पोर्शन ऑफ मटेरियल कितना उसको रेजिस्ट कर रहा है ना टॉर्क को।
जे की वैल्यू चेंज होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो ये हमारी हॉलो शाफ्ट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी लेस आएगी। कितनी लेस आएगी? अगर तो इसी हिसाब से लें कि ये पोर्शन C/2 है और ये C है, सो 6% लेस आएगी, यही हम कह रहे हैं। और वो डिफरेंस ज़ाहिर फॉर्मूले में वो जे की वैल्यू की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। सो इसलिए जो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल केस है वो यही है कि हम यूज़ करें सॉलिड शाफ्ट की जगह ट्यूबुलर शाफ्ट, जिसमें हमें वेट की पेनल्टी जो है वो मिनिमम मिलती है, एंड वी हैव अ बेटर ट्रांसमिशन विद लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। राइट जी। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, विच इज पावर ट्रांसमिशन, उसकी तरफ चलते हैं। सो पावर ट्रांसमिशन में राइट, अभी स्लाइड होपफुली सबके साथ शेयर होगी। यस चल, अच्छा जी। जी कुछ कह रहे हैं आप? असनीफ, आप कुछ अगर कह रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। फाइन। अच्छा जी। सो आई वाज सेइंग कि स्लाइड्स नजर आ रही हैं। थैंक यू। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी तो आई कुडंट गेट इट। राइट जी। सो इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन की टर्म्स में अगर हम अब बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है टॉक मोस्टली विल यूज इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, सो वी कैन एक्चुअली सी के जो shafts हैं विद मोस्टली सर्कुलर or almost all the time with circular cross section, we use them to transmit power in all types of machines. आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में भी और बहुत जगह पे देखा होगा। ठीक है। जो टॉर्क ट्रांस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो मशीन में जनरेटेड पावर है, ठीक है जी, और जो शाफ्ट की एंगुलर स्पीड है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दो क्वांटिटीज हैं जो कि डिटरमिन कर रहे हैं कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है उस शाफ्ट के जरिए। और पावर की डेफिनेशन वी ऑल नो कि दिस इज वर्क परफॉर्म्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। So work transmitted by our rotating shaft equals to torque applied times the angle of rotation, या इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला जो इंस्टेंटेनियस पावर को, जो कि P से यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, T इंटू डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी क्या है? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर शाफ्ट, जिसको हम ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस, इसको अगर हम ओमेगा से रिप्लेस कर दें तो वी गेट पावर या इंस्टेंटेनियस पावर, जिसे हम कह रहे थे, इज इक्वल टू टी ओमेगा। सो दैट इज द पावर दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। इसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ वी हैव अ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो वी कैन रिप्लेस ओमेगा विद 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाय विद टी। यूनिट्स जो हैं वो जो हम एसआई सिस्टम में यूज करते हैं, पावर के वॉट्स, टॉर्क के न्यूटन मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी के रेडियन पर सेकेंड। So how do we use this information in designing a shaft? So जब पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज नोन हो और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का हमें पता हो, तो हम टॉर्क जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसी फॉर्मूले की इस वेरिएशन से, कि टॉर्क इज गिवन पावर डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ। सो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। इसी को एक और तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं कि हम शाफ्ट का साइज निकाल सकते हैं। जनरली इसको हम रेफर करते हैं एज साइजिंग, कि आपको पावर, खास पावर ट्रांसमिट करने के लिए टॉर्क का क्या डायमीटर होना चाहिए जिस पे जो है वो सस्टेन करेगा, या जिस पे इट वुड अलाउ यू टू
sufficiently without any breakage allow you to, or without any failure allow you to transmit the torque. So using the formula जो हम पहले देख चुके हैं, now J by C और torque divided by allowable stress. Allowable stress कहाँ से आएगी? Allowable stress can be maximum shear stress जो कि हम yield से नीचे रख सकते हैं, उसमें हम कोई factor of safety ऐड करके उसकी वैल्यू रख सकते हैं. So all these things, but this is allowable which would be decided by us or the designer. So keeping that we can actually calculate. क्या calculate कर सकते हैं यहाँ से? C which is the diameter of the shaft और radius of the shaft, और solid shaft के लिए J की वैल्यू में पता है कि J क्या है? पाई बाय 2 C4. सो इस तरह हम डिज़ाइन कैलकुलेशंस में इन्हीं फार्मूलाज की वेरिएशंस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. अच्छा जी, इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल को भी आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग व्हाइट बोर्ड. अच्छा जी, so let me bring our example here. जो इसकी डायग्राम है राइट जी. सो सिंपल एग्जांपल है, इसमें हमें क्या गिवन है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ट्रांसमिशन. सो वी आर गिवन अ सॉलिड स्टील शाफ्ट ए बी, ए और बी के दरमियान शाफ्ट है, पीछे एक मोटर लगी हुई है विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट 5 हॉर्स पावर फ्रॉम दिस मोटर. मोटर जो है ये 5 हॉर्स पावर की है, on which it is attached. मोटर को M से रिप्रेजेंट किया हुआ है. If the shaft rotates at omega 175 rpm, उसकी rotational speed है, and steel has an allowable shear stress of 14.5 kSI. यहाँ पे हम डायरेक्टली जो स्टील की allowable shear stress है वो यूज कर रहे हैं, उसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह ऐड करने का हमें नहीं कहा गया. डिटरमिन द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. डायमीटर हमने निकालना है टू द नियरेस्ट 1/8 ऑफ एन इंच. 1/8 ऑफ एन इंच इसलिए कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स आवरसेल्फ, बट जब हम सिस्टम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वी आर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. सो थिंग्स आर अवेलेबल जनरली इन स्टैंडर्ड साइजेस. सो यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि जो शाफ्ट्स हैं वो 1/8 इंच के इंक्रीमेंट्स में अवेलेबल होंगी और उसमें से ही हमें कोई चूज करना पड़ेगा, तो विल चूज अकॉर्डिंगली. सो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है जी? P इज इक्वल टू T ओमेगा. ओमेगा को आई ट्राई टू राइट थोड़ा सा डिफरेंटली. ठीक हो गया. जो यूनिट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यूनिट हमने क्या यूज करने हैं. P के यूनिट्स जो हैं दो शुड बी इन फुट पाउंड पर सेकेंड. फुट पाउंड पर, नॉट इंच, सॉरी, पर सेकेंड. ठीक हो गया. और जो हमारी रोटेशनल स्पीड है इसके यूनिट जैसे पहले हमने कहा रेडियंस पर सेकंड में होने चाहिए. सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके जो यूनिट्स हैं वी नीड टू कन्वर्ट देम टू दीज डिजायर्ड यूनिट्स. सो पहले P की बात कर लें. P हमें क्या गिवन है जी? 5 हॉर्स पावर. तो 5 हॉर्स पावर को कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई इट विद 550 फुट पाउंड पर सेकेंड. फुट पाउंड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, of course 1 आ जाएगा हॉर्स पावर. So we get 2750
फुट पाउंड पर सेकेंड। और दूसरा जो है ओमेगा, इसको 175 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना है, 2 पाई रेडियन, और मिनट को कन्वर्ट करना है हमने सेकंड में, 60 सेकंड्स, so we get 18.33 रेडियन पर सेकंड। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो कि यू नीड टू मेक श्योर के यूनिट्स प्रॉपर हैं और कंसिस्टेंट हैं। सो यहाँ पे वी कैन पुट इन नंबर्स, P जो है 2750 is equal to T into 18.33। सो T की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है, जो टॉर्क है 150.1 फीट पाउंड। ये टॉर्क है जो ट्रांसमिट हो रहा है। हमने निकालना क्या है, हमने C निकालना है, यानी कि जो शाफ्ट का रेडियस है वो निकालना है। सो C निकालने के लिए we write the formula J by C is equal to T by tau allowable। सो J हमें पता है जी, पाई बाय 2 C4, और नीचे एक C वैसे है, T by tau allowable। So we take C on one side क्योंकि C is the quantity of interest, so it becomes 2T by pi tau allowable whole raised to power 1/3। यहाँ पे जी नंबर पुट करें तो 2 into 150.1 into 12 divided by pi into 14,500, ठीक हो गया, और 1/3। So C becomes 0.429 inches। So इसको जब हम diameter में convert करें, so diameter is equal to 2C, so that becomes 0.858 inch। और इसको अगर हम fractions में ले जाएं, so basically जो 0.858 तो कुछ भी नहीं बनेगा, बट इसको नियरेस्ट जो फ्रैक्शन बनती है वो 0.875 इंचेस बनेगी, विच इज के डी कह लें या डायमीटर का सिंबल यूज कर लें, इज इक्वल टू 7/8 इंच। सो मार्केट से विल गेट ए शाफ्ट ऑफ 7/8 इंचेस, ठीक है। सो प्रिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कोई इसमें ऐसा चीज नहीं थी। इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाने वाली थी वो यही थी कि यू नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स, और उनका आपने ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। जी, सो जो नेक्स्ट चीज इसमें है वो, जैसे हम जब एक्सियल डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे और उसमें निकाल रहे थे, यहाँ पे अब एक्सियल डिफॉर्मेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज होगी? जैसे लीनियर स्ट्रेस में या लीनियर लोडिंग में हम बात कर रहे थे, या एक्सियल लोडिंग में हम बात कर रहे थे, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन आती थी कंप्रेशन या टेंशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जब हम ट्विस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी? क्यों जी? कोई गैस किसी का? बेसिकली यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा ना, ये अब स्लाइड आपको विजिबल भी होगी। सो जब लीनियर हम बात करते हैं तो वहां पे कंप्रेशन या टेंशन आ रही है, लेंथ में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जब हम एंगुलर बात कर रहे हैं तो यहाँ एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रही है, तो जो बेसिकली उसका मेजर होगा वो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। एंड जहाँ वहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था जिससे हम डायरेक्टली जो है वो डिफॉर्मेशन निकाल रहे थे। वो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू
एक्सक्यूज मी, PL/A यही था या कुछ और था? क्यों, किसी को याद है? सो यहाँ पे भी वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि हम एक सिमिलर फार्मूला फॉर एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए, जिसे हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कह रहे हैं, वो फार्मूला डिटरमिन कर लें, ताकि हम डायरेक्टली एंगल ट्विस्ट जिसको फाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो एंड ऑफ द शाफ्ट पे वी कैन कैलकुलेट दैट। रीजन उसी तरह है कि डायरेक्टली जब भी हम डिजाइन कर रहे होते हैं शाफ्ट्स, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट वांट कि वो एक खास एंगल से ज्यादा उनमें ट्विस्ट आए जब वो टॉर्क पावर ट्रांसमिट कर रही होंगी, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारे पास स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट्स हों तो वहां पे भी वी कैन यूज दिस टू एनालाइज द रिएक्शंस ऑफ द शाफ्ट्स, जो कि हम डायरेक्ट से नहीं कर सकते होंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। जो जनरल हमारी एजम्पशन है वो रिमेन सेम कि हमारा मटेरियल होमोजेनस है, और जो हमारा मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस है दैट इज कांस्टेंट। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शाफ्ट का है दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट, एंड द एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, और उसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट है। सो कंसीडरिंग कि ये ऑल चीजें कांस्टेंट्स हैं, so we get the formula for our angular twist phi, which is TL by JG। so इसकी आप एनालॉजी देख सकते हैं, उसी तरह है जैसे वहां पे था PL/AE। तो सिमिलर एनालॉजी या सिमिलर सॉर्ट का ये फार्मूला है, और सिमिलर चीजें इसमें यूज हो रही हैं। एक और एडवांटेज इस फार्मूले का ये है कि वी कैन यूज दिस फार्मूला टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ G एक्सपेरिमेंटली। कैसे कि वी इन द ऑपरेटर्स वी नो द लेंथ ऑफ अ शाफ्ट, ठीक है। उसका J हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका जो एक्सटर्नली टॉर्क है हम अप्लाई करते हैं, एंड वी मेजर दी एंगल ऑफ ट्विस्ट। जब हम ये सारी चीजें मेजर कर लेते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ G निकाल ले सकते हैं यहाँ से। सो दैट इज अनदर यूज ऑफ दिस फार्मूला, कि एक्सपेरिमेंटली हम G की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें इसको यूज करते हुए। अब शाफ्ट्स के केस में अभी तक हम टॉर्क्स की बात करते हैं, लेकिन हमने साइन कन्वेंशन की भी बात नहीं की थी। साइन कन्वेंशन जो है बेसिकली इट इज गवर्न्ड बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल से हम कैसे कर रहे हैं कि राइट हैंड रूल के मुताबिक जो टॉर्क और एंगल हैं वो दोनों पॉजिटिव होंगे। कब? अगर आप अपना थंब जो है वो आपका जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन है या जो आउटर शाफ्ट का प्लेन है, जिसको भी ले रहे हैं, अगर हम सेक्शन कर रहे हैं तो उस प्लेन को, या जो आउटर प्लेन कोई अगर ले रहे हैं, शाफ्ट का एक्सटर्नल प्लेन ले रहे हैं, तो उस प्लेन से इट शुड बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। और फिर जो आपकी फिंगर का कर्ल होगा, जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही होंगी, वो डायरेक्शन जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो इन केसेस में आप देख रहे हैं कि दो ऑपोजिट प्लेन है, तो दोनों ऑपोजिट प्लेन पे जब एक्सटर्नली डायरेक्टेड थंब है तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इज चेंज ऑन बोथ ऑफ दीज। सो इसको कन्वेंशन को यूज करते हुए विल बी कंसिडरिंग कि कौन से टॉर्क्स पॉजिटिव हैं और कौन से एंगल ऑफ पॉजिटिव हैं। सो एज बिफोर, जब हमने एक्सियल उसकी बात की थी तो वहां हमने देखा था कि अगर अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट मल्टीपल हमारे पास लोड्स अप्लाई हो रहे हों, यहाँ पे अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट अगर हमारे पास मल्टीपल टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हों। दूसरा केस क्या हो सकता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिमेंबर कि अभी हमने फार्मूला की बात की थी, वहां हमने कहा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड रिमेन सेम, बट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज चेंजिंग और shear modulus changes from one region of the shaft to the next, ठीक है। इन तमाम केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन डिवाइड द शाफ्ट इन मल्टीपल सेगमेंट्स, और उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट शाफ्ट्स हैं, और हर शाफ्ट के रीजन को अपने इस फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद उन तमाम का सम ले सकते हैं, विच वुड गिव अस टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, राइट। सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन में बात की थी
वहाँ भी हमने ये किया था कि हमने मुख्तलिफ पोर्शंस की डिफॉर्मेशन ली थी और उसको हमने सिंपली ऐड कर दिया था। यहाँ पे हम ट्विस्ट ले रहे हैं एंड वी कैन सिंपली ऐड देम। सो एक इलस्ट्रेशन उसकी यहाँ पे है कि शाफ्ट पे मल्टीपल जो हैं वो टॉर्क्स अप्लाई हुए हुए हैं 80 न्यूटन, 150, 60, 10 डिफरेंट रीजन्स पे, और जो ये रीजन्स हैं दे बीन मार्क्ड बाय ए बी, बी सी एंड सी डी। So we can go one by one। रीजन ए बी में या लेंथ ए बी में हम कहीं से भी इसको सेक्शन करें जो हमारे पास एक्सटर्नली गिवन टॉर्क है, एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि इंटरनली टॉर्क उस पर क्या अप्लाई हो रहा है। Similarly, then we can move further, section it somewhere between region BC, and here we see 80 and 150 are the externally applied torque। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो जो नेट टॉर्क अप्लाई हो रहा है रीजन BC में that is 70 Newton meter। And finally, in this last region, we can section it somewhere, and TCD में हमने दूसरा पोर्शन ये वाला पोर्शन कंसिडर किया, एंड वी गेट 10 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। सो ऑन एक्स एक्सिस विच इज अलोंग द लेंथ, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक्स पे आ रहा है, और टॉर्क की वैल्यू न्यूटन मीटर में हमारे पास वाई पे आ रही है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, दिस एंड से स्टार्ट करते हैं 80, देन वी गेट -70 एंड देन वी गेट -10 एट द एंड। सो मुख्तलिफ रीजन्स में टॉर्क की वैल्यू चेंज हो रही है, उन सबको हम डिटरमिन करेंगे, एंड देन वी कैन सिंपली use our formula for the whole length of the shaft from A to D, and add all these twists or torque, all these, using all these torques we can add the twist and find out कि टोटल कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है, ये टोटल कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज द एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। राइट जी, सो let me bring the example here। इसकी जो डायग्राम है, इट्स सॉरी, आवाज आ रही है आप लोगों को? Sir. अच्छा, सो जी दिस इज द Yes, sir. क्वेश्चन। ओके जी, थैंक्स। बीच में आई थॉट थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। एनीवेज, सो दिस इज अवर एग्जांपल। वी हैव गियर्स अटैच्ड ऑन दिस शाफ्ट। स्टील की शाफ्ट है एंड डिफरेंट टॉर्क्स हैं हर गियर पे। If the shear modulus of elasticity is 80 gigapascals, G की वैल्यू गिवन है हमें। Shaft has a diameter of 14 millimeter, diameter भी पता है जी। Determine the displacement of the tooth P, ये tooth P है जिसकी हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है ऑन गियर A। और शाफ्ट जो है वो जो बियरिंग B है इस पे फ्रीली मूव कर सकती है, बट ऑफ कोर्स जो ये एंड E है इस पे शाफ्ट को फिक्स किया गया है, इस पे शाफ्ट जो है वो फिक्स है, तभी उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आएगी या एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं वो भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, सो इट बिकम्स इजी फॉर अस।
इसको जो है वो सॉल्व करना। सो पहले दो पोर्शन की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है, और जो आखिरी रीजन है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये गिवन है। जब आप खुद ड्रॉ करेंगे यू कैन ड्रॉ सिंपलिस्टिक थिंग्स। फॉर एग्जांपल जो नंबर 1 पोर्शन है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गियर एंड दिस इज द शाफ्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी 150 न्यूटन मीटर इस पे लग रहा है, और यहाँ पे हम जो रिएक्शन ले रहे हैं या इंटरनल टॉर्क ले रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं विच टॉर्क बिटवीन ए सी। ठीक है जी, ए सी कौन सा पोर्शन है जो, क्योंकि बेयरिंग जो है, रिमेंबर बेयरिंग कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, सो बेयरिंग इज नथिंग, ये जस्ट एक उसे सपोर्ट देने के लिए। सो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट लेंथ दैट वी आर कंसिडरिंग। सो टॉर्क AC जो है दैट वुड बी ऑफ कोर्स 150 न्यूटन मीटर। सिमिलरली जो अगला पोर्शन है CD, ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, देन वी कैन कंसिडर दैट, और उसमें भी इसी तरह हम बना सकते हैं कि ये पहला रिंग आ गया या पहला गियर आ गया, ये दूसरा गियर आ गया, एंड देन दिस इज द थर्ड पार्ट। तो ये 150 न्यूटन मीटर, this is opposing that to 80 न्यूटन मीटर, these are the applied torques। और यहाँ पे जो हमारे पास होगा that is TCD, डायरेक्टली हम इन दोनों से लिख सकते हैं, both are opposing each other, so this would be 130 न्यूटन मीटर। excuse me। and similarly we can write the third one जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि 150 न्यूटन मीटर 280 40, सो इस एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 170 न्यूटन मीटर। और इसको जो है वो हम सिंपली प्लॉट भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले प्लॉट किया था उसकी हेल्प से। सो अगर इसके साइन अब हम लिखने लगे तो TAC जो है दैट वुड बी पॉजिटिव 150 न्यूटन मीटर, ठीक है। TCD वुड बी नेगेटिव 130 न्यूटन मीटर, एंड TDE वुड बी, TDE क्या होगा जी? क्यों जी, एनीवन? TDE का क्या होगा? फिर 170 होगा। नहीं, मैग्नीट्यूड तो पता है, अब हम साइन की बात करें, साइन क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा आई गेस। नेगेटिव होगा। रिमेंबर कि जो कट प्लेन है उस कट प्लेन से thumb would be pointing outward and the curl of the finger would be representing the positive direction। so ये curl of the finger के क्योंकि opposite जा रहा है, so this would be negative। जो भी कट प्लेन होगा उससे हम साइन का कन्वेंशन ये यूज कर रहे हैं और इस तरह साइन ले रहे हैं, ठीक है। आई होप के साइन की, ठीक है, आई होप। जी सॉरी, कुछ कह रहे हैं? नो सर। अच्छा, चलें जी। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, now we find the deflections and sum them up। so उससे पहले let's calculate J which is pi by 2 C4। C क्या है? 0.007 raised to the power 4 meters में कन्वर्ट करने के बाद, and this would be 3.771 into 10 raised to power -9 मीटर 4, राइट। अच्छा जी, जो अब हमारे पास टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है शेफ्ट का, वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी द सम ऑफ TL बाय JG। सो ऑल सेक्शंस के ये हम लिखेंगे और इनका सम हो जाएगा। सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ये गिवन है आपको
आप लिख सकते हैं। सो टोटल sum would be 0.2121 radians. Remember, all angles are in radians. Now what we have to do, हमें करना क्या था कि हमें जो ये पॉइंट P है इसका एंगल निकालना था कि ये कितना चेंज होगा। तो अभी हमें क्या पता चला है कि हमने टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल लिया। सो ये अगर वो गियर हम बनाएं और ये इनिशियल पोजीशन थी, नाउ वी आर सेइंग कि इट हैज मूव्ड बाय सम अमाउंट जो है एंगल रोटेट कर गया है। सो दिस इज द न्यू एंगल। लेट्स सपोज दिस इज द रिप्रेजेंट, जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग इट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिससे ये हमें इंटरनल एंगल पता चल गया है फाई ए, जो कि टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया है। ये पॉइंट पी था पहले, अब ये यहाँ पे आ गया है। सो सिंस एंगल इज स्मॉल, सो वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दी कॉर्ड लेंथ टू फाइंड कि कितना डिस्टेंस जो है इसने मूव किया। सो जो डिस्टेंस इसने मूव किया, लेट्स कॉल इट एस ऑफ पॉइंट पी। सो फाई ए इंटू आर, और फाई ए हमने निकाल लिया 0.2121 इंटू आर जो है वो हमें पता है 100 mm है। सो वी गेट 21.2 मिलीमीटर्स। सो जो हमारा पॉइंट पी है वो रफली इतना ट्रेवल कर रहा होगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। ठीक है जी। तो ये फार्मूला तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। चलें, वेरी गुड। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल इसी से रिलेटेड जो है उसको भी देख लेते हैं। सो इसी से रिलेटेड सेकंड एग्जांपल में क्या गिवन है जी हमें। अच्छा जी, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है जी। A 2-inch diameter solid cast iron post is buried 24 inches. So ये जो पोर्शन है इसका कास्ट आयरन का ये 24 इंचेस है और ये सॉइल में बरीड है। If a torque is applied to its top using a rigid wrench, so rigid means कि wrench के बारे में तो we are not concerned, we are only talking about shaft. Determine the maximum shear stress in the post and the angle of twist at its top. तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें चाहिए और मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो चाहिए। Assume that a torque is about to turn the post and the soil exerts a uniform torsional resistance of T pound inch per inch along its 24 इंच buried length और G की वैल्यू में गिवन है। सो इस रीजन में जो रेजिस्टेंस है, टॉर्शनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू में गिवन है T पाउंड इंच पर इंच। ठीक है, सो इसको हमने कैलकुलेट करना है चीज़ों को। सो लेट्स सी के कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अच्छा जी, सो कहाँ गया माउस, कहाँ गया मेरा? Sorry, I lost my mouse. ठीक है जी। अच्छा, सो सबसे पहले तो उसी तरह है कि हम इंटरनल सेक्शनिंग करके इंटरनल सेगमेंट्स पे जो है वो टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट कंसीडर सेक्शन ए एंड बी विच इज आउटसाइड ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, मोमेंट 0 हो गई। सो टी ए बी जो आ जाएगा, जो इंटरनल टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6, और दोनों तरफ ऐसे ही है तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
So this would give us 300 pound inch. जो टॉर्क है जो उस पर अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से इस रीजन पे। जो मैग्नीट्यूड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्क का अलोंग द बरिड लेंथ, जो कि सेगमेंट बन रहा है हमारा ये वाला बी एंड सी के दरमियान, वो हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं? वो डिटरमिन करने के लिए हमें पूरी जो शाफ्ट है उसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करना पड़ेगा। सो अगेन टू डिटरमिन दैट वी कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द होल शाफ्ट, और अब हम लिखें तो वही आ जाएगा 25 इंटू 6 इंटू 2 माइनस हमें गिवन था टी पाउंड इंच पर इंच, सो टी और लेंथ इसकी कितनी गिवन है 24 इंचेस इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से हम टी की वैल्यू लिख सकते हैं 12.5 पाउंड इंच पर इंच। ठीक हो गया जी। नाउ जब हमें ये बात पता चल गई तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम जो कि पोस्ट का सेक्शन है उसकी, और वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो टॉर्क लग रहा है इस पोर्शन में बी सी में। सो टॉर्क बी सी माइनस 12.5, और वो टॉर्क हम लेट्स कंसिडर कि टॉर्क जो है हम कहीं भी ले रहे हैं एट अ डिस्टेंस, किसी भी रैंडम डिस्टेंस x पे फ्रॉम द बॉटम। सो उसको हम इसलिए x की फॉर्म में लिख रहे हैं 12.5 पाउंड इंच पर इंच है, सो 12.5 x इंचेस पे इज इक्वल टू 0, और TBC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.5x। सो दिस टॉर्क वुड एक्चुअली डिपेंड अपॉन दी लोकेशन कि ये किस लोकेशन पे ये टॉर्क जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। और जब ये हमारे पास आ जाएगा तो आगे जो है अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और गिवन भी है आपको उसमें। सो ये थोड़ा सा इसमें चीज थी जो एक्सप्लेन करने वाली थी, बाकी आई बिलीव के सॉल्वेबल है। क्यों जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो सर।